गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि ये लैंग्वेज है, मैथ रीजनिंग नहीं है कि आप चाहे जिस चैप्टर से शुरू करके आप पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पिछला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वैसे पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बहुत ही बेसिक पढ़ा, इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो सब हमने बताया है उसमें। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करना। तो बच्चों, कल तक हमने पढ़ा, हम लोग का सेंटेंस बन चुका था। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ तो सबसे पहले हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक, कोई सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद साउंड थे, ठीक, तो लोग बोलते हैं, साउंड से फिर बने लेटर्स, ठीक, लेटर्स से वर्ड, फिर साउंड को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, वावल साउंड, कंसोनेंट साउंड, ठीक। फिर उसके बाद से वावल 20 होते हैं, कंसोनेंट 24 होते हैं, यानी टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश। फिर साउंड से लेटर्स बनाए गए, लेटर्स को फिर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, वावल, कंसोनेंट। फिर वावल कंसोनेंट से वर्ड बना, ठीक, वर्ड मीनिंगफुल हुआ, ठीक। फिर वर्ड के बाद फ्रेज, क्लॉथ, देन फिर सेंटेंस। फिर मैंने आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने होते हैं। आज बच्चों मैं वर्ड से फिर से शुरू करूंगा। कल तक हमने पढ़ा था वर्ड, ठीक। अब बच्चों ये जो वर्ड है, ठीक, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये कैसे बनता है, ठीक। हमारे मतलब वोकैबुलरी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अपना अपना मीनिंग है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एफिक्सेस के थ्रू बनते हैं। पिछले लेक्चर में मैं नहीं बता पाया था इसको, मैं बता रहा हूँ आप लोग को फिर से। एफिक्सेस के थ्रू बनते हैं, किसके थ्रू? एफिक्सेस के, ठीक। ये एफिक्सेस क्या होते हैं, आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि वो शब्द या शब्द के पार्ट जो किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या तो फिर अर्थ दूसरा अर्थ दे देते हैं, आप कह सकते हैं अर्थ में परिवर्तन आ जाना, या वही अर्थ रहना, कुछ दूसरा अलग मीनिंग निकलना। तो ऐसे शब्दों को या वर्डों को एफिक्सेस कहते हैं। अब बच्चों मैं आप लोग को बताओ, ये एफिक्सेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। बच्चों, प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, और सफिक्स ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। और ये जिन शब्द के पहले या आखिरी में लगते हैं उस शब्द को कहते हैं रूट वर्ड, उसको कहते हैं रूट वर्ड, ठीक, उसको कहते हैं रूट वर्ड, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूट वर्ड लिख रहा हूँ राइट, मैं रूट वर्ड लिख रहा हूँ राइट, और अगर मैं इसका एक प्रीफिक्स लगा दूं री, तो क्या हो जा रहा है? री राइट। फिर से लिखो, मतलब ये री ऐसा शब्द है ना कि कोई आप क्रिया किए हैं, ये वर्ब है, कोई आप काम कर रहे हैं उसको फिर से करें, ठीक। यूज करते हैं रीयूज, साइकिल रीसाइकल, ड्यू रीड्यू। तो बच्चों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये ऐसे वर्ड हैं जो इसको लगने के बाद फिर से, अगर किसी काम को ख़त्म किए फिर से उसी काम को करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्दों को, जैसे अगर किसी बच्चे से पूछे हमको लिखने आता है, वो बोलेगा आई नो हाउ टू राइट, तो अगर आप उसको कहेंगे तो फिर से लिखो, तो क्या लिखेंगे? राइट अगेन। तो राइट अगेन लिखने से बेहतर ये है कि आप लिख दें उसकी जगह पर री राइट। इसका ये फ़ायदा होगा, और इनकी मदद से आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सिनोनिम इंटोनिम हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो अगर प्रीफिक्स सफिक्स की मदद से आप बहुत सारे वर्डों को ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट, ठीक, अब काउंट में अगर मैं एक सफिक्स जोड़ दूँ एबल, ये क्या हो गया? काउंटेबल, मतलब जिसको गिना जा सके। काउंट मतलब होता है गिनना, और काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके। और अगर इसी में अगर मैं प्रीफिक्स लगा दूं री, क्या हो जाएगा? रिकाउंट, फिर से गिनो। कोई चीज़ आप गिने, मान लीजिए आम है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक, 10 तक गिने, फिर कोई आपसे ये कहे कि फिर से गिनो,
तो काउंट अगेन ना कह के अगर वो रिकाउंट कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यानी कि हम कह सकते हैं एफिक्सेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसका मतलब लिखवा दें हम। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको एफिक्सेस को रूट वर्ड में ऐड करने के बाद इसकी मीनिंग में चेंज आता है, ठीक, यानी मीनिंग में और मे नॉट बी चेंज्ड। फिर मैं आप लोग को बताऊं, आप ये देख रहे हैं काउंट वर्ब है। वर्ब यानी जिन शब्दों से किसी काम को करना या होना पाया जाए, बचपन में पढ़े ही हैं। अभी वर्ब के बारे में ब्रीफ में नहीं लूँगा, बस इतना आप लोग जानिए कि इससे किसी काम का करना हो रहा है। इसे गिनना एक काम है, खेलना, कूदना, नहाना, गाना, ये सब वर्ब हैं, ठीक। अगर मैं इसमें एबल जोड़ दूं तो क्या हो जा रहा है, काउंटेबल, ये ए है, काउंटेबल, ठीक, जिसको गिना जा सके, यानी ये एडजेक्टिव हो जा रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड, प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करने के बाद इसके पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंज आ सकता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंज्ड, पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंज्ड, ठीक। अभी मैं इसमें एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ कि कितने कुछ सफिक्सेस को बता दे रहा हूँ। ये ऐसे होता है जस्टिस, न्याय, ठीक, जस्टिफाई, एफ वाई, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई, फिकेशन ले लीजिए आप, TION, मेंट ले लीजिए, MENT, इधर लिख दे रहे हैं मेंट। ये सब जो हैं ये सफिक्सेस हैं आपके, ठीक। तो बच्चों इसकी मदद से आप बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हैं जो आपको वोकैब में मदद करेंगे। अभी मैं एकदम बेसिक से चलूँगा, फिर उसके बाद से मैं आप लोग को बढ़िया बढ़िया वर्ड इसमें बताऊँगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ बच्चों। अब इसको पढ़ने के बाद वर्ड से फिर क्या बनता है, फ्रेज। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर हम जाएँ आगे तो वर्ड के मीनिंगफुल अरेंजमेंट से, ठीक, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं मीनिंगफुल अरेंजमेंट, मीनिंगफुल अरेंजमेंट से बनता है फ्रेज या क्लॉज, और फिर बहुत सारे फ्रेजेस से, हाँ, और या एक या एक से ज़्यादा क्लॉज से फिर बनता है हमारा सेंटेंस। यानी कह सकते हैं सबसे बड़ा होता है सेंटेंस, ठीक। सेंटेंस बनता है बहुत सारे फ्रेज और क्लॉज से, ठीक। फिर एक क्लॉज से भी सेंटेंस बन सकता है, मैं बताऊंगा आप लोग को। फिर उसके बाद से बहुत सारे फ्रेज और क्लॉज किससे बनाते हैं, वर्ड से। वर्ड किससे बनता है, लेटर से। लेटर्स होते हैं रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, ठीक। साउंड कहाँ से आया, तो जो हम लोग बोलते हैं, ठीक। बच्चों अगर मैं आप लोग को फ्रेज क्लॉज के बारे में बताऊं तो फ्रेज वो होता है, ठीक, जिसके पास ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है, और क्लॉज वो होता है जिसके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। तो फ्रेज क्लॉज में समझाऊं आपको, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों मैं पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करना सिखाऊंगा, फिर इस पे आऊँगा। तो मैं इरेज करता हूँ इसको, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग ले लिए होंगे। बच्चों मैं सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग ज़रा सोचे मन में कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे आप लोग सेंटेंस में। सोच लीजिए आप लोग, तो फिर मैं आगे शुरू करता हूं। आप लोग उम्मीद है सोच लिए होंगे किसे किसे कहते हैं सब्जेक्ट। बच्चों मैं आपसे पूछूं अगर कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे अब
ऐसे तो मैं देख नहीं सकता, पर आप लोग क्या पहले पढ़े थे उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं पहले ये पढ़ा था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बच्चों मैं आप लोग को बताऊं, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, ठीक, मतलब जो काम को कर रहा है। और बहुत सारे बच्चे बोले होंगे सेंट्रल आइडिया यानी मेन आइडिया सेंटेंस का, सेंट्रल आइडिया यानी मेन आइडिया। बच्चों अगर मैं आप लोग से ये कहूँ कि ये जो है वो सही भी है और गलत भी है, सही भी है और गलत भी है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बचपन में से तो पढ़ते आए हैं कि सर तो बता रहा है सही है, गलत भी है कह रहे हैं। मैं आपको इसका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। मैं 2 सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। सेंटेंस ये है, लिख लेना राम प्लेस हॉकी, ठीक। और एक सेंटेंस लिख रहा हूं हॉकी इज प्लेड बाय राम। बच्चों अगर मैं इसमें आप लोगों से ये कहूं कि इसमें सब्जेक्ट फाइंड करो, ठीक, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं डूअर के अकॉर्डिंग चलूं तो राम हॉकी खेलता है, ठीक, यानी कि राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक। हॉकी राम के द्वारा खेला जाता है यानी राम खेल रहा है, चलिए लिए सब्जेक्ट कर दिए। पर बच्चों ये गलत है, ये गलत है, ठीक। चलिए अब सेंट्रल आइडिया अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत है। अगर डूअर सब्जेक्ट होता है फिर इसमें भी तो राम डूअर है, फिर ये गलत क्यों है। बहुत सारे बच्चों को शायद पता हो कि इसमें हॉकी सब्जेक्ट है, पर वो शायद ये नहीं जाने कि क्यों हॉकी सही है, क्यों हॉकी सब्जेक्ट है, क्यों ये गलत है, ये होगा। तो बच्चों अब जो भी चीज़ें पढ़िए ना कंसेप्ट से पढ़िए, क्यों हो रहा है, कैसे, उसके पीछे एक लॉजिक चाहिए। वैसे रट के मत जाइए कि हाँ इस तरह का आता है तो इसमें हॉकी रहता है, इसमें आता है तो राम रहता है, नहीं, पूरे कंसेप्ट से पढ़िए, बेसिक से पूरा। और मैं वही कर रहा हूँ, अपने को बेसिक से बता रहा एकदम जीरो लेवल से। बहुत सारे बच्चों को शायद ये आता होगा, थोड़ा सा बोरिंग लगे। तो बच्चों अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें बस मैं पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, कैसे फाइंड करें, ताकि जब मैं चैप्टर शुरू करूँ ना तो आपको दिक्कत ना हो, ताकि सेट वर्ब वाले देखते ही पहचान लो, नाउन प्रोनाउन क्या होता है देखते ही बता दो। मैं बिना नाउन को पढ़ाए आप पूरा नाउन प्रोनाउन पूरा फाइंड करेंगे बढ़िया से। जब प्रीपोजिशन क्या होता है वो उतना जाने रहेंगे, फिर उसके बाद जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। और जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक, तो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, मजबूत जूते रहें आपके, ठीक, फिर रस्सी आपके पास होनी आवश्यक है, ठीक, रस्सी रहे, जूते रहें, ठंडी के कपड़े रहें कि पहाड़ पे ठंडी ना लगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। तो वैसे ये भी है, अगर ये सब बेसिक आपका एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे छोटा से छोटा सेंटेंस रहे या बड़ा से बड़ा सेंटेंस रहे, ठीक, छोटा से छोटा सेंटेंस रहे या बड़ा से बड़ा सेंटेंस रहे, उसको बहुत आसानी से आप फाइंड कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल बेस ही आ रहा है, आपको थोड़ा सा इस समय जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहे हैं, हाँ थोड़ा टफ होगा आपको फाइंड करने में, पर कंसेप्ट नहीं ना बदल जाएंगे, जो है रूल्स वही हैं। जैसे मैं अगर आपको ये एक और सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज अ प्लेयर। अब इसमें मैं कहूँ जरा सब्जेक्ट फाइंड कीजिए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो डूअर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे राम तो कुछ खेल ही नहीं रहा है या कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक, तो आप लोग रट लेंगे कि राम सब्जेक्ट है, वो तो है, सिंपल क्वेश्चन है, 5th 6th में पढ़ाया जाता है, आप बहुत आसानी से इसको फाइंड कर लेंगे। पर क्यों, अगर आपका छोटा भाई आपसे ये पूछ ले कि क्यों राम है, राम तो कुछ कर भी तो नहीं रहा है, तो फिर ये क्यों है, ठीक, तो अभी मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए पहले सेंट्रल आइडिया पे आते हैं। लिखा है कि सेंट्रल आइडिया होता है मतलब मेन आइडिया, जिसके बारे में कही बात जा रही है, ठीक। राम हॉकी खेलता है यानी राम हॉकी खेलता है, ठीक। दूसरे सेंटेंस में हॉकी राम के द्वारा खेला जाता है, राम एक खिलाड़ी है, ठीक। अब मैं आपसे बता दिया जो सेंट्रल आइडिया होगा वही सब्जेक्ट होगा, यानी राम हॉकी खेलता है तो राम सब्जेक्ट, हॉकी राम के द्वारा खेला जाता है यानी हॉकी हो गया, राम एक प्लेयर है, ठीक।
फिर आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि अगर हम एक काम करते हैं, राम को ऊंचे ना करके हॉकी को ऊंचा करते हैं। राम हॉकी खेलता है, हॉकी राम के द्वारा खेला जाता है, राम एक प्लेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग तो प्लेयर हो गया सब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट, हॉकी हो गया सब्जेक्ट। चलिए फिर इसको ले लेते हैं। राम हॉकी खेलता है, हॉकी राम के द्वारा खेला जाता है, राम एक खिलाड़ी है। तो बच्चों मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये गलत हो गया। हम जिसको चाहे उसको ऊंचा नीचा करके बोल सकते हैं। आखिर सेंट्रल आइडिया कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना कि इस अकॉर्डिंग इससे आप करेंगे। तो बच्चों अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। अभी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक। इस सेंटेंस को रहने दीजिए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे क्योंकि लिंकिंग वर्ब अभी हमने आप लोग को वर्ब के बारे में बताया नहीं है। फिर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, देन फिर ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को रहने देते हैं, बचा ये सेंटेंस, ठीक। ये जब मैं वर्ब बताऊंगा, वर्ब का इंट्रोडक्शन दूंगा, तब उस सेंटेंस में मैं एक क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अब इसमें इतना जानिए कि सब्जेक्ट यही है और ये कैसे हुआ ये उसी में पता चलेगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब फिर मुझको बताना पड़ेगा आप लोग को, और वो इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। अभी बच्चों मैं आप लोग को ये बताऊं, इसमें जो है हॉकी सब्जेक्ट है, ठीक, ये गलत है। राम सब्जेक्ट है, इसमें भी राम सब्जेक्ट है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, चलिए इसको इरेज करते हैं पहले, कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है आप लोग को, तो आपको चाहिए कुछ कंसेप्ट, ठीक। आपको चाहिए क्या, कुछ कंसेप्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको टफ वाले पार्ट को पहले पढ़ा रहा हूं। टफ वाला पार्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो इजी वाला तो उसी में अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग को सोचना ही नहीं है। तो पहले मैं आप लोग को ये बताता हूं, आप लोग वॉइस का नाम सुने हैं? थोड़ा सा इसे बीच में लिखने हैं। आप लोग वॉइस को तो जानते होंगे, वॉइस नहीं जानते हैं तो टेंस को तो जानते ही होंगे। टेंस से समय का पता चलता है कि किस समय में कोई कार्य हो रहा है। मैं अभी यहां लिख दूं, पैसिव। आप लोग एक मिनट तब तक अपने नोट्स रिवीजन करें, मैं इसको लिख दूं। हाँ बच्चों मैं ये बता रहा था कि पहले मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी सेंटेंस को मैं कैसे ये पहचाने कि वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि पूरा खेल यहीं से है। अब देखिए आप लोग कि जब मैं आप लोग का नाउन चैप्टर शुरू करूँगा, उसके पहले मैं पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर चुका हूँगा। आप लोग क्या क्या जानेंगे उस समय मैं ये आप लोग को बता दूँ। आप लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं बिना पढ़े, क्या है आपका बेसिक पूरा क्लियर होगा, ठीक। और साथ ही साथ आप इंट्रोडक्शन ये जान चुके रहेंगे तब तक कि इंग्लिश कहाँ से आया, कितने साउंड होते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं एक्टिव से शुरुआत करता हूँ। तो मैं बता दूं आप लोग को, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, ठीक। अभी मैं जो सेंटेंस पहले लिखा था उसको फिर से लिखता हूं। राम प्लेज हॉकी, ठीक। अगर बच्चों मैं आप लोगों से ये बताऊं कि सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि वर्ब क्या होती है, ठीक। वर्ब यानी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें वर्ब कहते हैं। हिंदी डेफिनेशन है डेफिनेशन। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि वर्ब क्या होता है तो मैक्सिमम बच्चे बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे वर्ब क्या होता है। जैसे इसमें प्लेज है, खेलता है, बेसिक चीज़ें, राइट,
प्ले, बाथिंग, जितने भी जो वर्ब है ना बहुत आसानी से बच्चे फाइंड कर लेते हैं। अगर इसी का वर्ब क्या होता है अभी मैं सिंपल बस ये बता रहा हूँ, जिसके 3 फॉर्म हो, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक। जिसके 3 फॉर्म हो, सेंड, सेंट, सेंट, राइट, रोट, रिटर्न, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे वर्ब तो बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हैं, तो इसी का मदद लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक। ये हमारा वर्ब हो गया। अब हमें वर्ब पता चल गई है, ठीक। हमको पता करना है क्या, सब्जेक्ट, ठीक। तो उससे पहले मैं इस बी के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा। बी क्या होता है, जिस तरह से वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, होती तो 5 है, फिर जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक जो वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल लगाने के लिए यस और यस लगाते हैं, जैसे इसमें यस लगा है तो सिंगुलर बन गया, और फिर अगर प्ले बस रहता तो ये प्लूरल रहता। वर्ब यानी कि वर्ब हम कह सकते हैं अपने आप में प्लूरल होती हैं, यस या यस लगा के उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। तो अगर मैं बी के बारे में ले लूँ तो इसमें होता है तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, ठीक। अब इसमें क्या रहता है, एक्टिव वॉइस में आप लोग को पता होगा, एक्टिव वॉइस अगर हम ले लें तो अगर आप बी जान गए, जैसे बी में होता है इज, एम, आर, बी, ठीक, वाज, वर, बिन, ठीक। तो इन सब से तो आप भली बात परिचित होंगे। ग्रामर में इन सब के बाद जनरली इज, एम, आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी 4th फॉर्म आती है। जैसे ही इज गोइंग, आई एम राइटिंग दिस लेटर, दे आर प्लेइंग, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव बिन राइटिंग दिस लेटर फॉर 1 आवर। तो जनरली इसके बाद क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन जब ये बी के बाद जिसमें भी जिस सेंटेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म आ जाए, ठीक, वर्ब की 3rd फॉर्म आ जाए, वो क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक। अभी तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, ठीक, बी के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आए वो पैसिव होता है, ठीक। और यानी कि बच्चे जितने भी हैं वो सब एक्टिव में आ जाएंगे। जैसे वर्ब की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की 1st फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की 2nd फॉर्म, तो वो सब क्या एक्टिव में आ जाएंगे, ठीक। अभी इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हो गया वो एक्टिव में हो गया। एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है, इस वजह से इसमें खेल कौन रहा है, राम, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक, राम सब्जेक्ट हो गया। मैं नेक्स्ट जो वहाँ पे सेंटेंस था उसको लिख रहा हूँ, हॉकी इज प्ले बाय राम, ठीक, हॉकी इज प्लेड बाय राम। अब देख रहे हैं ये बी है ना, इज, यहाँ इज, इसके बाद प्ले का 2nd और 3rd फॉर्म प्लेड होता है, यहाँ 3rd फॉर्म प्लेड है, ठीक। यानी बी प्लस वर्ड की 3rd फॉर्म ये क्या हो गया, पैसिव, और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, ठीक। यह रिसीवर हॉकी है तो हॉकी सब्जेक्ट हो गया आपका। तो अब समझ में आया क्यों सब्जेक्ट हुआ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत कम बच्चों को एग्जैक्ट पता होगा कि इस वजह से होता है, ये सब्जेक्ट रिसीवर होता है पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे रिसीवर हॉकी है इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये हम लोग का अभी देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, ये मेन वर्ब है। अभी हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक। अब बस इतना जान लीजिए, हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब, या तो रहने दीजिए इसको, मैं पूरे नेक्स्ट वीडियो में ही इसको समझाऊंगा जब वर्ब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, बाय राम, ठीक। हम लोग को ये हो गया, हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फाइंड करना सीख गए, कौन सेंटेंस एक्टिव होता है कौन सेंटेंस पैसिव होता है, आइडेंटिफिकेशन सीख गए। सब्जेक्ट सीख लिए, डूअर होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म आए तो पैसिव है, बचे रिमेनिंग एक्टिव में आ जाएंगे, ठीक। अभी बच्चों इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट फाइंड करना, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट फाइंड करना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी बस मैं बेसिक्स चल रहा हूँ,
ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं ले रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं लिखना चाहता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, रुकिए। हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बचा क्या? ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं लिख दूँ कि अगर कोई वर्ब है, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर किसी वर्ब में मैं व्हाट या हुम का क्वेश्चनिंग करता हूँ तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ये एक्टिव वॉइस के लिए है। हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो समझ ही चुके हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो अगर वीडियो को फिर से देख लें, और जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप लोग को क्या समझ में नहीं आया। जितने भी डाउट्स हैं फिर जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा इन सबको पढ़ाने के बाद, मेरा एक वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिसेस होंगे जिसमें मैं छोटे सेंटेंसेस लेके बढ़िया से बढ़िया सेंटेंस बड़े से बड़े लूँगा। प्रीवियस ईयर भी उसमें इंक्लूडेड है ताकि आप लोग उसको कर लें, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, अब इस पे आते हैं। इससे अगर मैं व्हाट या हुम का क्वेश्चनिंग करता हूँ, ठीक, तो जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में। ठीक, चलिए मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। राम प्लेज व्हाट, राम प्लेज व्हाट, आंसर है क्या? हॉकी। राम प्लेज व्हाट? हॉकी, यानी हॉकी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक, मैं और 2-3 सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये तो हो गया ना, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ। Ram is playing hockey in the field। ठीक, ये सेंटेंस है। आप लोग को पता है कि सेंटेंस एक्टिव में है। ठीक, ये देखिए बी है ना, लेकिन इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि एक्टिव में है। मैंने बताया था थर्ड फॉर्म रहेगा तो पैसिव में आएगा। ठीक, आप लोग इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये सब्जेक्ट है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक, वर्ब है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है, भी इसको पढ़ाना तो रहने दीजिए। ठीक, राम इज प्लेइंग व्हाट? हॉकी, यानी ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, राम इज कुकिंग फूड, मैं अगर यहाँ लिख दूँ राम इज कुकिंग फूड। ठीक, अगर मैं राम से पूछूं राम इज कुकिंग व्हाट, राम इज कुकिंग व्हाट, आंसर आएगा क्या? फूड। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और सेंटेंस राम इज राइटिंग लेटर। ठीक, राम इज राइटिंग लेटर, राम इज राइटिंग व्हाट? लेटर। अब देख लीजिए ये इसका हो गया। मैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ले रहा हूं। राम एट केक, राम ने केक खाया। राम एट व्हाट? राम एट व्हाट? केक। ठीक, यानी आंसर जो आ रहा है यानी केक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं किसी सेंटेंस में, वर्ब्स में जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं व्हाट का या हुम का, तो जो ऑब्जेक्ट आता है, जो आंसर आता है वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जब आप देखिएगा। राम मेट मी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग करूं राम मेट व्हाट, तो आंसर नहीं आएगा। ठीक, राम मेट व्हाट नहीं, लेकिन मैं अगर ये क्वेश्चन करूं राम मेट हुम, मी, मुझसे मिला, तो यहाँ पे मी क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मी ऑब्जेक्ट हो गया। मेट वर्ब है, आप लोग जानते हैं। राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो यानी कह सकते हैं कि जो हुम का है, यानी ये क्वेश्चनिंग हुम करेंगे हम लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए।
यानी कि मेनली ह्यूमन बींग्स, ये व्हाट करेंगे, नॉन लिविंग के लिए। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, हम लोगों ने अब ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, मैं एक चीज आप लोग को बताऊं, किसी सेंटेंस में हम लोगों ने, मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं बताऊं आप लोग को। शायद वहां ना दिखे, एक काम करता हूं, मैं ये नीचे के सेंटेंसेस को इरेज करता हूं, आप लोग समझ गए होंगे, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग, ताकि फिर रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे होंगे, या मैं बता दूं आप लोग को, कि आप कितना भी पढ़ लेंगे वो कुछ दिनों में ना भूल जाता है। चाहे आप कितने बढ़िया से पढ़ लें, उसको समझ लें, फिर चाहे जो सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, जीएस जीके या इंग्लिश हो गया आपका, ये सारे सब्जेक्ट जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे वो सारे भूल जाएंगे, और फिर भूलने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन कीजिए। जैसे आज संडे है, तो आप चाहिए तो संडे को पूरे के पूरे जितने भी आप वीक में पढ़ें उसको संडे रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जितने पढ़ें, जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप उसको रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आप उसको समझेंगे, और जिस चीज़ों को आप समझेंगे उस चीज़ों को आप बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसमें चाहे जैसे क्वेश्चन आए, अगर आप समझे हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, तो चाहे जैसे क्वेश्चन आए आप एकदम बढ़िया से करेंगे, नंबर आपके ज़रूर आएंगे, और आपके जो लक्ष्य हैं वो ज़रूर हासिल होंगे। मैं था कहाँ पे, हाँ, मैं पढ़ाने जा रहा था आप लोग को, मैंने लिखा था ये, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हम ये आप लोग को मैं सेंटेंसेस देखे थे जो, जिसमें था राम इज प्लेइंग हॉकी, राम प्लेज हॉकी, राम एट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, राम इज प्लेइंग हॉकी, राम इज केक। ठीक, श्याम मेट मी। ठीक, फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैं राम राम ही लिख रहा हूँ, राम राम का नाम ले आप लोग, राम प्लेइंग हॉकी 8, राम इज राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर। अब इन सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे, अगर मैं आप लोग से बोलूं तब तुरंत वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, श्याम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, चलिए मैं पार्ट ऑफ स्पीच पे ले चलता हूँ। अगर मैं नाउन की डेफिनेशन पूछूं, वही बचपन वाला जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक, पर्सन, प्लेस, एनिमल या कोई भी थिंग होगा। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे नाउन को रिप्लेस करता है, रिप्रेजेंट्स ए नाउन। ठीक, जैसे राम घर जाता है, फिर बार बार नहीं लिखेंगे ना, राम घर जाता है, राम घर पर फिर खाना खाता है, बार बार राम, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है, तो बार बार राम कहना। सेंटेंसेस की जो खूबी है, जो खूबियाँ हैं, वो उसको समझ लीजिए अच्छा नहीं लगेगा आपको बार बार किसी का नाम ले। पर आप किसी का मान लीजिए नाम ले रहे हैं, नाम में अगर आप लगा दिए, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक, वह पढ़ने में बहुत ही अव्वल आता है, तो वह, ये जो वह लगाए हैं हम लोग ना, वही प्रोनाउन होता है। इंग्लिश में ही।
तो अभी यहाँ इस सेंटेंस में देख रहे होंगे, ये राम हमारा क्या नाउन है, ठीक, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है, ठीक। ये हॉकी क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी गेम का नाम है। ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, केक, थिंग, किसी थिंग का नाम है, ठीक, ये भी नाउन है, ठीक। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई का सेकंड फॉर्म मी, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, ठीक। ये क्या है, राम नाउन, लेटर नाउन। यानी कह सकते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं नाउन होते हैं, ठीक। और हम ये भी कह सकते हैं जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी सेंटेंस में जो नाउन होते हैं, ठीक, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, या किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको कल क्या बताया था कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि नाउन या प्रोनाउन किस सेंटेंस में पढ़ाया नहीं, नाउन प्रोनाउन, लेकिन आप बहुत आसानी से फाइंड कर रहे हैं। अगर बचपन वाले डेफिनेशन से मिलाएंगे तो क्या निकल के आ रहा है, ठीक, आप लोग समझ सकते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब हम लोग नाउन या प्रोनाउन भी किस सेंटेंस में बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अभी मैं एक कंसेप्ट और आप लोग को बताने आ रहा हूं, इसको इरेज कर देता हूं, फिर से एक सेंटेंस लिखूंगा इसी से मिला के। ये जितने सेंटेंसेस लिया मैं इसी को बार बार एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग के दिमाग में पूरा फिट हो जाए बढ़िया से, ताकि फिर कोई भी सेंटेंस रहे तो उसको आप इसी से कंपेयर करके सॉल्व करें, बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग को बढ़िया बॉडी बनानी है, मान लीजिए मैं कहूँ, तो एक दिन आप खूब बढ़िया से एक्सरसाइज किए, उससे थोड़ी ना बॉडी बन जाएगी, आपको कम से कम 3-4 महीने तक रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक। अब आप लोग को कंसिस्टेंसी लानी होगी, यानी किसी भी काम करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ रोज़ कीजिए, 10 ही क्वेश्चन कीजिए, रोज़ कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, 5 ही वर्ड मीनिंग रोज़ याद कीजिए, पर रोज़ याद कीजिए। फिर 1 महीने बाद जब देखेंगे तो आपको 150 वर्ड मीनिंग याद होगी, ठीक। और 150 वर्ड मीनिंग ना अगर आप बढ़िया याद किए हैं, ये छोटा मोटा नहीं, तो फिर और वर्ड मीनिंग याद करने के बाद आप कोशिश क्या कीजिए उसको यूज़ करने का, किसी सेंटेंसेस में यूज़ करने का। जब आप यूज़ करने लगेंगे आपकी बोलचाल की भाषा में आ जाएगा। तो जब आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, बड़े से बड़ा कोई पैराग्राफ हो गया, तो पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे ये सब तो मुझको आता है, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया याद किए, अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, फिर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए घबराएंगे नहीं, आपको समझ में आना शुरू हो गया, तो आपको और इंटरेस्ट डेवलप होगा और पढ़ने का। जैसे कोई काम आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसको बार बार करने का प्रयास करते हैं कि अरे इसको तो मैं कर लूँगा, लाओ मैं कर दूँ, ठीक। तो वैसे ये भी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। मैं ये कहने जा रहा था, मैं यहाँ देखिए लिख रहा हूँ, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, ठीक, इंग्लिश ग्रामर में आपका ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। अभी ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर से देखिएगा, वही राम वाला, राम इज प्लेइंग हॉकी इन दी फील्ड, ठीक। एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम went to market with me, ठीक। the
एक काम करते हैं, इस सेंटेंस को रहने दे रहे हैं, इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। अभी मैंने आप लोग को वर्ब पढ़ाया नहीं है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट, अभी इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैं कोई दूसरा सेंटेंस लेता हूँ। दी चिल्ड्रन वर प्लेइंग WWF on the roof, ठीक। बहुत सारे बच्चों की यादें ताज़ा हो गई होंगी WWF से। मेरा फेवरेट तो भाई रोमन रेंस है, एकदम बड़ा वाला फ़ैन हूँ उसका। मैं भी बहुत खेलता था छत पे। अभी सेंटेंसेस में आप लोग को मैं बताऊं, अब तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे फाइंड कर लिए होंगे। ये क्या है? वर्ब, सब्जेक्ट, प्लेइंग व्हाट? हॉकी। यानी कि ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक। वेंट, वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक। अब इसको रहने दीजिए, मैं भी आगे बता रहा हूँ प्रीपोजिशन को, ठीक। ये देखिए, वर्ब प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब, ठीक। सब्जेक्ट, प्लेइंग व्हाट? WWF, ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी मैं आप लोग को बताऊं कि ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इस सेंटेंसेस में लगा है इन, इसमें लगा है टू, इसमें लगा है विथ, फिर इसमें लगा है ऑन, ठीक। यानी प्रीपोजिशन जनरली क्या होते हैं? इन, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, ठीक। ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। मैं इसकी चर्चा विस्तृत रूप में प्रीपोजिशन चैप्टर में करूंगा। बस मैं आप लोग को इतना बताना चाह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन को देखते ही किस सेंटेंस को कैसे फाइंड करें, आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन चलिए आपकी। और मैंने क्या बताया था? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। इन द फील्ड, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक। और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट ना लिख के मैं लिख दे रहा हूँ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक। टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, ठीक। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ पूरा। विथ मी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक। वैसे तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। पर वही है कि धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ेंगे, फिर ऊपर आसमां तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अभी मैं इसको बताऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। बस इतना जान लीजिए कि एक सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग WWF ऑन द रूफ, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। प्रीपोजिशन के बाद जो भी आए तो ऑब्जेक्ट होता है। पूरे ग्रामर में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। अब ये चीज़ आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा था नाउन और प्रोनाउन, ठीक। नाउन और प्रोनाउन इन द फील्ड क्या है? नाउन है, ठीक। मार्केट क्या है? नाउन है, ठीक। ये क्या है? प्रोनाउन, ठीक। रूफ क्या है? नाउन है। यानी कि एक बार फिर से क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट होता है तो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के रूप में होगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया आप लोगों से। अभी मैं एक और सेंटेंस बोल रहा हूँ। दे वांट समन टू लिव इन, ठीक। दे वांट समन टू लिव इन या टू लिव विथ ले लीजिए, ठीक। दे वांट समन टू लिव विथ, ठीक। अब अगर मैं लिखूं दे वांट समन टू लिव विथ, ठीक। अब देख लीजिए, विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। नहीं बच्चों, ये सही है। इन्फिनिटिव में आप लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद इन्फिनिटिव जब आएगा
तब इसकी चर्चा करेंगे। बस इतना जान लीजिए ऐसा भी होता है, ठीक। अभी जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे फिर तो ये रूल गलत हो गया। नहीं बच्चे, रूल सही है, 100% सही है। जैसे कि आप छोटे थे ना तो आपको बताया जाता है कि सूर्य पूरब में उगता है, ठीक। जैसे जैसे आप लोग बड़े हो गए फिर बताया गया नहीं, सूर्य वहीं रहता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो वैसे ही है। अब बस आप इतना जानिए, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को जब आप लोग बताया गया था, ऐसा नहीं वो टीचर को पता नहीं था, पर उस समय आप समझने के योग्य नहीं थे, इसलिए उसको बाद में बताया गया था। तो यही चीज़ें मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं वर्ब पढ़ाऊंगा इन्फिनिटिव। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा मैं आपको बता दूं। आज का हमने एफिक्सेस के बारे में जाने, 2 प्रकार के, प्रीफिक्स और सफिक्स। एक सेंटेंस में लगते हैं तो उसकी पार्ट एफिक्सेस में चेंज आता है, आ भी सकता है नहीं भी, उन लोग की मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक। फिर एफिक्सेस के बाद मैंने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फ्रेज क्लॉज बनते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट से, ठीक। और इसका मीनिंगफुल अरेंजमेंट में ये फ़ायदा है कि वो मदद करता है आपका PQRS सॉल्व करने में, ठीक। मीनिंगफुल फिर सेंटेंस बनता है। फिर फ्रेज और क्लॉज पढ़ने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा बता दिया आप लोग को, ठीक। अब देख लिया, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है। एक्टिव वॉइस कैसे पहचाने उसके लिए पहले पैसिव वॉइस जान लें। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में होता है। बी में क्या आता है, इज एम आर वाज वर बी, ठीक, वाज वर, फिर बीन आता है, ठीक। इसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो एक्टिव में होता नहीं, तो बाकी बच्चे पैसिव में होता है, बाकी बच्चे एक्टिव में आते हैं, ठीक। फिर वर्ब को कैसे फाइंड करें, एक्टिव में, ठीक। व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। व्हाट नॉन लिविंग के लिए, हुम लिविंग के लिए। फिर आते हैं प्रीपोजिशन। वर्ब क्या होता है, वर्ब मैंने आपको बताया, वर्ब मैंने आपको बता चुका हूँ। मैं वर्ब के बारे में एक और खासियत बताऊँ कि एक सेंटेंस मैं आपको ज़रा लिख दे रहा हूँ। मैं अब इसको बताया नहीं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा सब्जेक्ट फाइंड करने में, मुझसे मिस हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, क्लोज द डोर, ठीक। ये सेंटेंस थोड़ा मुझसे मिस हो गया था सब्जेक्ट वर्ब में, सब्जेक्ट जब मैं वो बता रहा था आपको सब्जेक्ट फाइंड करना। तो इस अगर मैं ये क्वेश्चन दूँ क्लोज द डोर, ठीक, तो अब मैं आप लोग क्या सिखा चुका हूँ। क्लोज क्या है, वर्ब है, ठीक। क्लोज, 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 जिसके 3 फॉर्म है वर्ब है। अब बस इतना जानिए आप लोग, वर्ब में वर्ब निकल गया। क्लोज व्हाट, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। मैंने आपको बताया था कि वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी होगा, ठीक। किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकती, और जिस सेंटेंस में वर्ब है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। बिना सब्जेक्ट के फिर वो सेंटेंस बन नहीं सकता। तो फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ, ठीक, मान लीजिए मैं यहाँ कमरे में अकेले हूँ, मैं कहूँ क्लोज द डोर, ठीक। तो क्लोज द डोर मैं तभी कहूँगा जब वहाँ कोई आदमी खड़ा होगा, ठीक। यानी ये जो लिसनर है वो यहाँ पे डूअर होगा। लिसनर कौन है, यू, सेकंड पर्सन, जो सुन रहा है, सेकंड पर्सन। अब इसके बारे में बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए, लिसनर है उसको सेकंड पर्सन में लेते हैं, ठीक। यू, तुम डोर को क्लोज करो, मतलब क्लोज द डोर, ठीक। तो यानी यहाँ पे जो यू है वो छुपा रहता है, और यहाँ पे जो उसका सब्जेक्ट है वो यू है, ठीक, यू है, ठीक। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक। इसकी चर्चा हम लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो उन सेंटेंस में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करूंगा। बस इतना जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, यू होता है, ठीक, ये छिपा रहता है। अब आप लोग का उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा। साथ ही आप लोग प्रीपोजिशन भी देख गए होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, जनरली नाउन या प्रोनाउन होते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन का काम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का होना होता है। बच्चों, मैंने आप लोग को वर्ब की फॉर्म्स बताएं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म क्यों होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्यों होती है, शायद बहुत कम बच्चे बता पाएँ। आप लोग को पता तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होती है। मैं पूछूं क्यों ये होती है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ये लैंग्वेज है, ठीक। हिस्ट्री तो है नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर उन्होंने क्यों ऐसे बनाया, क्यों ऐसे किया,
क्योंकि उसका कोई है नहीं, वो हिस्ट्री उसको हमको पढ़ना है, इसमें हम लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते साइंस की तरह। लेकिन इसमें कर सकते हैं। अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे कि सर जो वर्ब है, ठीक, इसकी जो 3 फॉर्म क्यों होती हैं, तो शायद बहुत कम बच्चे जानते होंगे। तो आप लोग ये काम कीजिएगा, ये पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो वर्ब की 2nd 3rd फॉर्म क्यों बनाई गई है, ठीक। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, ठीक, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हम लोग का मोटिवेशन है, इससे मैं ये समझूँ कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। और अगर इस सेंटेंस में एक आध जगह आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बताया है, तो ज़रूर कमेंट करें आपकी रिव्यूज़ क्या हैं, क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से सही बताया है। आप भी कुछ नया जानते हैं तो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत से भागना चाहते हैं, संघर्ष से भागना चाहते हैं, तो ये आपकी डिसीजन बहुत ही गलत है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है, ठीक। अभी बच्चों, मैं आप लोग को क्या चाहता हूँ, मैं आप लोग को इतना बताना चाहता हूँ कि आप जितना भी पढ़ें पूरे फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ें, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर मैं जब चैप्टर शुरू करूँ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर रहे। अब देख लीजिए, इस समय अगर आप मेरे दोनों वीडियोज़ को देखे हैं तो आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे। इस समय आप लोग को सेवेट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करने आ चुका है। बिना हमने आप लोग को नाउन प्रोनाउन आप फाइंड कर सकते हैं बिना पढ़े। मैंने अभी आप लोग को नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया नहीं था, सीधे सेंटेंस में लिखा, मैंने बता दिया नाउन है प्रोनाउन है। और अगर आप लोग जो डिफिनेशन पढ़े हैं बचपन से उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे तो सब सही है। इसका मतलब क्या है कि नाउन प्रोनाउन का कंसेप्ट है ना, ऐसे तो दिया नहीं गया है कि इसको नाउन ही बोलेंगे, इसको प्रोनाउन बोलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि अगर आप लोग कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। और फिर जो आपको क्यों का सवाल हमेशा बचपन से रहा है कि ये क्यों हो रहा है, हम लोग वर्ब फॉर्म याद करें तो क्यों याद कर रहे हैं, ठीक। टाइम एंड टेंस, चैप्टर का नाम देखेंगे टाइम एंड टेंस। कभी सोचे कि टाइम पहले क्यों आता है, टेंस बाद में क्यों आता है? इसके पीछे का भी लॉजिक है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं एक सेंटेंस बोला हूँ, राम खाना खा चुका है, मतलब वो खाना खा चुका है, यानी इसको पास्ट में होना चाहिए तो प्रेजेंट में क्यों है? पास्ट में होना चाहिए तो प्रेजेंट में क्यों है? हम लोग बस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कभी सवाल अपने गुरुजी से नहीं करने का प्रयास किया। तो बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहेगा उसको क्यों प्रेजेंट में रखा गया है, ठीक। मेरा कहने का मतलब यही कि कॉन्सेप्ट से पढ़ें, मेहनत करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुबह में उठ के माता पिता को प्रणाम करते थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी नहीं करते हैं। अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं, अपने माता पिता को कभी निराश ना होने दें। उनको बताएं कि आपका लड़का मेहनत कर रहा है और जल्दी सफल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। और इस कोविड-19 जैसे कि महामारी फिर से आ रही है, न्यूज़ में फैल रही है, तो मास्क लगाना ना भूलें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।